नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया और खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं मुकुल शर्मा। तो आइए अब खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री ने 7वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का किया उद्घाटन। नई दिल्ली के प्रगति मैदान भारत मंडपम में 3 दिवसीय कांग्रेस सम्मेलन में 5G, 6G, AI जैसी प्रौद्योगिकियों पर और सेमीकंडक्टर उद्योग, हरित प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा आदि से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री ने देश भर में शैक्षणिक संस्थानों को 100 5G यूज केस लैब्स प्रदान किए। इन प्रयोगशालाओं को 100 5G लैब्स पहल के तहत विकसित किया जा रहा है। 5G तकनीक से जुड़े अवसरों और वैश्विक मांगों को भी पूरा करने में ये मददगार होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया, जिसमें उन्होंने मोबाइल नेटवर्क से जुड़ी विभिन्न कंपनियों के उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी हासिल की। इसमें AI और 5G जैसी उन्नत तकनीक को विशेष स्थान दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में तेजी से 5G का विस्तार किया जा रहा है और देश 6G के क्षेत्र में भी लीडर बनने की दिशा में बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि 4G के समय सरकार पर कोई दाग नहीं लगा, जबकि 2G के समय देश में क्या हुआ यह सभी को पता है। पीएम ने कहा कि वे सत्ता के लोकतांत्रिकरण पर विश्वास करते हैं। पीएम ने कहा कि सभी के लिए तकनीक का फायदा पहुंचे, यह सरकार की मंशा है। पीएम ने कहा कि आने वाले समय में बहुत ही अलग होने जा रहा है। खुशी की बात है कि हमारी युवा पीढ़ी देश के भविष्य का नेतृत्व कर रही है, हमारे टेक रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर रही है। पीएम ने बताया कि 2014 में कुछ 100 स्टार्टअप थे, लेकिन अब ये संख्या 1 लाख के आसपास तक पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के चित्रकूट का भी दौरा करेंगे। पीएम मोदी दोपहर को चित्रकूट पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले रघुवीर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। साथ संत रघुवीरदास की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि और अर्पण करेंगे। साथ ही परिसर में स्थित संस्कृत विद्यालय का अवलोकन और उसकी व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय अरविंद भाई मफतलाल की समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि भी देंगे। प्रधानमंत्री सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट द्वारा निर्मित जनरल हॉस्पिटल की सुपर स्पेशलिटी की नई विंग का भी उद्घाटन करेंगे और ट्रस्ट से जुड़े लोगों को संबोधित करेंगे, जिसमें साधु संत ट्रस्ट के अतिथि और कर्मचारी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगत गुरु रामभद्राचार्य से तुलसीपीठ न्यास में उनसे मुलाकात करेंगे व उनके द्वारा लिखी पुस्तकों का विमोचन करेंगे। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने 10,000 पन्नों की एक पुस्तक लिखी है, जो ब्रेल लिपि में है। इसी पुस्तक का विमोचन प्रधानमंत्री करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना के दौरे पर हैं। अमित शाह हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में पासिंग आउट परेड में शामिल हुए और परेड की सलामी ली। गृह मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बहादुर पुलिस जवानों के कारण लंबे समय से चली आ रही आतंकवाद, उग्रवाद और नस्लीय हिंसा पर नकेल कसने में सफलता मिली है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश की आंतरिक सुरक्षा में IPS अधिकारियों के योगदान की सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगले 25 साल तक इस देश के लिए संकल्प को सिद्धि में बदलने का समय है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये 25 साल हर क्षेत्र में देश को दुनिया में प्रथम बनाने के संकल्प लेने का समय है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि नई आपराधिक न्याय प्रणाली बहुत जल्द लागू होगी। अमित शाह ने कहा कि नई प्रणाली लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगा। गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस नीति से आगे बढ़कर जीरो टॉलरेंस स्ट्रेटेजी और जीरो टॉलरेंस एक्शन की दिशा में काम करना है। पासिंग आउट परेड के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश के सूर्यापेट जिले में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तमिलनाडु के चेंगलपेट जिले के उथाड़ी स्थित भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज केदारनाथ धाम के दर्शन किए। उपराष्ट्रपति देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित कंट्री लेड इनिशिएटिव CLI के समापन समारोह को भी संबोधित करेंगे।
भारतीय सेना आज 70वां पैदल सेना दिवस मना रही है। इस मौके पर नई दिल्ली के राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार भी मौजूद रहे। भाजपा अध्यक्ष ने JP नड्डा आज मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र को जारी करेंगे। भाजपा अध्यक्ष आज शाम आइजोल में संकल्प पत्र जारी करेंगे। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा आज मिजोरम में ब्रू कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात करेंगे। साथ ही वे सेंट्रल यंग मिजो एसोसिएशन के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। मिजोरम की 40 सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान होना है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार जोरों पर है। भाजपा चुनाव प्रचार में अपने स्टार प्रचारकों के साथ जुटी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पन्ना, छतरपुर व सतना में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा पन्ना व छतरपुर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी व ग्वालियर, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक धार व रतलाम के जाफरा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल छिंदवाड़ा व सिवनी जिले के विधानसभा क्षेत्र, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय उज्जैन ग्रामीण, राजगढ़ और वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया शिवपुरी जिले की विधानसभा सीटों में चुनावी जनसभाएं करेंगे। कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर 19 उम्मीदवारों की अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है। कांग्रेस की पहली सूची में 33 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था। कांग्रेस अब तक 95 सीटों पर उम्मीदवारों को टिकट दे चुकी है। तीसरी सूची में भी नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल और जलदाय मंत्री महेश जोशी का नाम शामिल नहीं किया गया है। आम आदमी पार्टी ने आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 23 उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा की। चुनाव आयोग ने राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर आदर्श आचार संहिता दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव पर केंद्रीय मंत्री रामदास ठाकरे ने कहा कि प्रदेश में भाजपा मजबूत और भाजपा सत्ता में आएगी। चुनाव आयोग ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान पिछले सप्ताह राज्य के इकलौते मुस्लिम मंत्री मोहम्मद अकबर को निशाना बनाकर की गई टिप्पणियों के लिए असम के मुख्यमंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस की चुनाव आयोग में शिकायत पर सोशल मीडिया साइट X पर अपने पोस्ट में कहा कि कांग्रेस ने माननीय चुनाव आयोग से यह जानकारी छिपाई कि मोहम्मद अकबर वर्धा निर्वाचन क्षेत्र से उनके उम्मीदवार हैं, इसलिए किसी उम्मीदवार की वैध आलोचना सांप्रदायिक राजनीति नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से आज प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी पूछताछ करेंगे। वैभव गहलोत से राजस्थान के जयपुर स्थित ED के दफ्तर में पूछताछ हो सकती है। जम्मू कश्मीर के RS-पुरा सेक्टर में पाकिस्तान रेंजरों ने एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए बिना उकसावे के फायरिंग की है। पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अरनिया क्षेत्र में BSF चौकियों को निशाना बनाया गया। BSF की ओर से भी इस कार्रवाई का जवाब दिया गया। इस दौरान कई घरों को नुकसान पहुंचा है। BSF की ओर से बताया गया कि रुक रुक कर फायरिंग 3 बजे तक जारी रही, जिसमें BSF के एक जवान को मामूली चोट लगी है, जिनका उपचार किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात 8 बजे से भारी गोलाबारी शुरू हुई। ऐसी घटना 4 से 5 साल बाद हुई है। सभी लोग डर की वजह से अपने घरों के अंदर कैद हो गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक को राशन वितरण में भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर अमृत कलश यात्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। त्रिपुरा से 74 स्वयंसेवक गुरुवार को मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत 58 अमृत कलश लेकर नई दिल्ली के लिए ट्रेन से रवाना हुए। उत्तरी त्रिपुरा के जिला अध्यक्ष भावतोष दास ने धर्मनगर रेलवे स्टेशन से यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम कोहिमा में आयोजित किया गया। अमृत कलश यात्रा के पहले चरण में नागरिकों द्वारा मिट्टी पकड़कर पंच प्राण प्रतिज्ञा ली गई। दिल्ली की राव जवेनी कोर्ट में शराब नीति केस में आज आप सांसद संजय सिंह की पेशी होगी।
दिल्ली और आसपास के इलाकों में सर्दी ने अभी ठीक से दस्तक भी नहीं दी है। इसके बावजूद राजधानी में लोगों को सांस लेना दुभर होता जा रहा है। दिल्ली में समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 249 खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। शेयर बाजार 6 दिनों की गिरावट के बाद आज बढ़त के साथ खुला। कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन BSE के संवेदी सूचकांक सेंसेक्स में सुबह के कारोबार के दौरान तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 400 अंक ऊपर खुला और कुछ ही देर बाद 500 अंक की तेजी के साथ 63,600 के स्तर का पार कर लिया। NSE का निफ्टी भी 155 अंकों के बढ़त के साथ 19,000 के स्तर को पार करता नजर आया। सभी प्रमुख सेक्टोरल इंडेक्स में बढ़त दिखाई दे रही है। मेटल, रियल्टी, मीडिया और ऑटो शेयर में 1% से ज़्यादा की तेज़ी नजर आ रही है, जबकि बैंक इंडेक्स 0.6% और IT इंडेक्स 0.8% ऊपर रहे। निफ्टी पर इन्फोसिस, अपोलो हॉस्पिटल, विप्रो, HCL टेक्नोलॉजी और SBI के शेयर फिलहाल टॉप गेनर्स हैं। घरेलू शेयर बाजारों के सकारात्मक रुख और वैश्विक बाजारों में अमेरिकी मुद्रा के कमजोर रुख के बीच रुपये में 3 दिन से जारी गिरावट आखिरकार शुक्रवार को थम गई और शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसों की बढ़त के साथ 83.23 पर पहुंच गया है। और फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए DD न्यूज पर। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के, जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के, सारथी, सारथी, सारथी। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत एक्सप्रेस 100 में। अब आइए खबरों के सिलसिले में वापस लौटते हैं, जल्दी से बताते हैं और खबरें आपको। सोने के वायदा भाव आज हल्की गिरावट के साथ खुले, लेकिन बाद में इसकी कीमतों में तेजी देखी जाने लगी और आज फिर इसका भाव 61,000 रुपये के पार कर गया। चांदी के वायदा भाव आज तेजी के साथ खुले। चांदी के वायदा भाव अब 71,800 रुपये के करीब हैं, जबकि सोने के वायदा भाव 61,000 रुपये से ऊपर कारोबार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। इस साल में अब तक 36 कंपनियों ने 28,330 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसमें से केवल 2 ही कंपनियां हैं जिनके शेयर के भाव IPO के नीचे कारोबार कर रहे हैं। 4 कंपनियों ने दोगुना फायदा दिया है। 14 कंपनियों ने 30% से लेकर 80% तक मुनाफा दिया है। कंप्यूटर व मोबाइल फोन की आपूर्ति में सुधार और धीमी मांग से सेमीकंडक्टर चिप की आपूर्ति अन्य क्षेत्रों के खासकर ऑटोमोबाइल्स में फिर से शुरू हो गई है, जिसकी कमी कम हो रही है। कच्चे तेल का भाव $90 प्रति बैरल के नीचे चला गया। क्रूड ऑयल $90 प्रति बैरल के स्तर से नीचे कारोबार कर रहा है। इजराइल और हमास संघर्ष के बीच ब्रसेल्स में हुई एक अहम बैठक में यूरोपीय संघ के नेता गाजा में आवश्यक राहत सामग्री मुहैया कराने के लिए मानवीय गलियारे और संघर्ष विराम का आह्वान करने पर सहमत हो गए हैं। इस बीच गाजा में हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों के रिश्तेदारों ने तेल अवीव में कल रात फिर से प्रदर्शन किया। वे सरकार से बंधकों को छुड़ाकर वापस लाने के लिए और अधिक प्रयास करने की मांग कर रहे हैं।
चीन के पूर्व प्रधानमंत्री ली केकियांग का आज तड़के दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। चीनी राज्य टेलीविजन पर एक रिपोर्ट में कहा गया कि 68 वर्षीय ली शंघाई के दौरे पर थे जब गुरुवार आधी रात के करीब अचानक उनकी हृदय गति रुक गई। ली केकियांग ने शी जिनपिंग के अधीन 10 साल तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने आर्थिक सुधारों के समर्थन में आवाज उठाई थी। ब्राजील में अक्टूबर में बर्ड फ्लू से 500 से अधिक समुद्री स्तनधारियों की मौत हो गई। रियो ग्रांड शहर में अक्टूबर महीने के शुरुआत में समुद्र तट पर मृत जानवरों के परीक्षण के दौरान बर्ड फ्लू का पता चला। चीन के विदेश मंत्री वांग यी तीन दिन की अमेरिकी दौरे पर वाशिंगटन डीसी पहुंचे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मुलाकात से पहले उन्होंने कहा कि अमेरिका और चीन में मतभेद है, लेकिन वे समान हित भी साझा करते हैं। चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध को सामान्य बनाने के लिए गहन और व्यापक वार्ता की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्लिंकन से उनकी चर्चा रचनात्मक और उम्मीद वाली होगी। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना के एक घर में 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतकों में एक महिला और 4 पुरुष शामिल हैं। हत्या के संदिग्धों की पहचान अभी तक नहीं की गई है। फिलहाल जांच जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा। यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले शहर डोनेट्स्क पर गोलीबारी की। इस गोलीबारी में एक आवासीय इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। साथ ही आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। रूस की समाचार एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन ने गोलीबारी में क्लस्टर हथियार का इस्तेमाल किया। मेक्सिको के अकापुल्को में तूफान ओटिस ने भारी तबाही मचाई। तूफान के कारण 27 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग अभी भी लापता हैं। तूफान के बाद हर जगह गिरे हुए होर्डिंग, दही हुई छतें और नष्ट हुई इमारतें नजर आ रही हैं। बुधवार तड़के यह तूफान अकापुल्को तट से टकराया था। सरकार राहत और बचाव कार्य में लगी है। राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर ने तूफान के बाद हुई मौत पर दुख जताया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े मुद्दे के समाधान के सलाहकार समिति की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दों के समाधान के लिए एक 39 सदस्यों की समिति बनाई गई है। इस समिति में दुनिया भर के तकनीक कंपनियों, सरकारी अधिकारी, अकादमिक क्षेत्र और अलग क्षेत्रों के लोगों को शामिल किया गया है। ये समिति इस साल के अंत तक अपनी प्रारंभिक सिफारिशें देगा, वहीं अगले साल अपनी अंतिम सिफारिशें देगा। इसकी पहली बैठक 27 अक्टूबर को होगी। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बदलाव की क्षमता को अभी समझ पाना मुश्किल है। साथ ही उन्होंने इसके गलत उपयोग के प्रति भी चेताया। ब्रिटेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए स्वरूपों की जांच और परीक्षण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ऐसे में ब्रिटेन में दुनिया के पहले एआई सुरक्षा संस्थान का मुख्यालय स्थापित किया जाएगा। अगले सप्ताह ब्रिटेन को वैश्विक एआई सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी करनी है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि उनका मानना है कि एआई जैसी प्रौद्योगिकी औद्योगिक क्रांति, बिजली आने और इंटरनेट की खोज जितनी ही परिवर्तनकारी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि एआई सकारात्मक पहलुओं के साथ नए खतरे और डर भी पैदा करती है, जिससे निपटने की जरूरत है। अमेरिका में हुई 2 सामूहिक गोलाबारी के हमलावर को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस इस मामले में अमेरिकी सेना के एक जवान की तलाश कर रही है। इस सिलसिले में पुलिस ने गिरफ्तारी वारंट के साथ दक्षिणी मेन में सेना के रिजर्व बेस पर छापा मारा। पुलिस ने सर्जेंट रॉबर्ट आर कार्ड की तलाशी के लिए छापे मारे। एशियन पैरा गेम्स में आज तीरंदाजी में महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड ओपन वर्ग में भारत की शीतल देवी ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। उन्होंने फाइनल में सिंगापुर की तीरंदाज को शिकस्त दी। पुरुषों के 1500 मीटर T38 फाइनल रेस में भारत के रमन शर्मा ने पहला स्थान हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। रमन ने 4 मिनट 20.80 सेकंड का समय निकालकर एशियन रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला जारी है। भारत के कृष्णा नागर ने पुरुष एकल के SH6 में रजत पदक हासिल किया। कृष्णा नागर को फाइनल में हांगकांग के खिलाड़ी से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। बैडमिंटन में ही पुरुष एकल के SL3 वर्ग में भारत को स्वर्ण और रजत तक हासिल हुए। फाइनल में भारत के प्रमोद भगत ने अपने ही देश के नीतीश कुमार को हराकर स्वर्ण पदक जीता। बैडमिंटन में महिला एकल SU5 श्रेणी में उर्गेसन
थुला सिंथी ने स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। उन्होंने फाइनल में चीन की यांग क्यूस्क्या को 21-19 से हराया। बैडमिंटन में पुरुष एकल के SL4 श्रेणी में सुहास यतिराज ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। रोमांचक फाइनल में सुहास ने मलेशिया के खिलाड़ी को 3 गेम में शिकस्त दी। पुरुषों के जैवलिन थ्रो F54 में भारत ने रजत और कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत के प्रदीप कुमार ने जहां रजत पदक जीतने में सफलता पाई, वहीं लक्षित ने कांस्य पदक जीता। 37वें राष्ट्रीय खेलों में वेटलिफ्टिंग में पुरुषों के 81 किलोग्राम भार वर्ग में राजस्थान के नीतेक जांगीर ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। मध्य प्रदेश के अजय बाबू ने रजत और महाराष्ट्र के अभिषेक निपाने ने कांस्य पदक जीता। पुरुषों के बास्केटबॉल में राजस्थान ने मध्य प्रदेश को हराने में सफलता पाई। राजस्थान ने रोमांचक मुकाबले में 21-18 से जीत हासिल की। आईसीसी विश्व कप में आज शानदार फॉर्म में चल रही दक्षिण अफ्रीका का सामना पाकिस्तान से होगा। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में होने वाले मुकाबला दोनों टीमों के लिए काफी अहम है। अफ्रीकी टीम की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल के और करीब पहुंचना चाहेगी। वहीं पाकिस्तान के लिए मुकाबला करो या मरो वाला है, क्योंकि इसमें हारने पर सेमीफाइनल के रास्ते बंद हो जाएंगे। अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की रितिका हुड्डा ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। रितिका ने 76 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 55 किलो भार वर्ग में नेहा शर्मा ने रजत पदक जीतने में सफलता पाई। वहीं 59 किलो भार वर्ग में रितिका ने कांस्य पदक प्राप्त किया। भारतीय महिला जूनियर 10 मीटर एयर राइफल टीम ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में जूनियर रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। वहीं 10 मीटर एयर मिश्रित टीम में सरबजोत सिंह और सुरभि ने रजत पदक जीतने में सफलता पाई। भारत की जूनियर पुरुष और महिला स्किप टीम ने भी स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। पुरुष युवा 10 मीटर एयर राइफल में अभिनव चौधरी ने 241.8 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता। इंग्लिश क्लब लिवरपूल ने यूरोप लीग के फ्रेंच क्लब टूलूज़ को 5-1 से हराने में सफलता पाई। लिवरपूल की तरफ से पहले हाफ में 3 और दूसरे हाफ में 2 गोल हुए। इस जीत के साथ वो ग्रुप में शीर्ष पर बनी हुई है। एक अन्य इंग्लिश क्लब ब्राइटन ने यूरोपीय फुटबॉल में अपनी पहली जीत हासिल कर ली है। यूरोप लीग में ब्राइटन ने आयक्स को 2-0 से हराने में सफलता पाई। ब्राइटन के लिए पेड्रो और अंशु फाती ने 1-1 गोल किया। इटालियन क्लब AS रोमा ने स्लाविया प्राग पर 2-0 की रोमांचक जीत दर्ज करके ग्रुप जी में अपने अजेय सिलसिले को बरकरार रखा। रोमा के लिए एडवार्ड वोव और लुकाकू ने 1-1 गोल किए। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में अपनी फिल्म मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार पाने पर अभिनेत्री कृति सेनन ने कहा कि यह एक अवास्तविक क्षण है। मुझे लगता है कि यह हर एक्टर का सपना है, लेकिन ऐसा कुछ करने के लिए ऐसा होता है। मैं बहुत आभारी महसूस करती हूँ। भारत के निर्वाचन आयोग ने अभिनेता राजकुमार राव को राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता राव ने मतदाता शिक्षा और वोटिंग को बढ़ावा देने के लिए चुनाव आयोग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। आयुष शर्मा एक बार फिर एक्शन फिल्म में नजर आने वाले हैं। फिल्म रुस्लान के फर्स्ट लुक के साथ रिलीज डेट की घोषणा कर दी है। यह फिल्म 12 जनवरी 2024 को रिलीज की जाएगी। करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण का पहला एपिसोड रिलीज हो गया है। शो के पहले गेस्ट दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह है, जिसमें पहली बार दीपिका रणवीर की शादी की वीडियो सामने आई। कॉफी विद करण सीजन 1 में रणवीर सिंह और दीपिका के सामने करण जौहर ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने अपने डिप्रेशन के बारे में बात की कि जब उन्हें पहला अटैक आया तो उन्हें लगा कि दिल का दौरा है। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल के अगले गाने सतरंगा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। फिल्म का ये गाना मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह ने गाया है। सतरंगा को 27 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। टॉलीवुड स्टार वेंकटेश दग्गुबती की बेटी हयावा वाहिनी दग्गुबती की हुई। सगाई में महेश बाबू से लेकर राणा दग्गुबती ने भी हिस्सा लिया। फिल्म स्टार ने अपनी बेटी की सगाई हैदराबाद स्थित घर पर ही बेहद प्राइवेट सेरेमनी में की। बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया की अपकमिंग फिल्म अपूर्वा का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। तारा सुतारिया की
पहली OTT फिल्म है। शाहरुख खान की फिल्म जवान को रिलीज हुए 50 दिन पूरे हो गए हैं। 50वें दिन भी जवान ने 11 लाख रुपए कमाए हैं। जवान ने अब तक घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 639.76 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। बिग बॉस OTT 2 के विनर रहे एल्विश यादव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि एल्विश ने कुछ अनजान लोगों ने 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। ऐसे में गुरुग्राम पुलिस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो फिलहाल के लिए एक्सप्रेस न्यूज में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।